देखो, तो आज है क्वेश्चन नंबर प्रतिबिंब क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे हम लोग कुछ इस तरह से दर्पण हुआ करता था, ऐसे वस्तु यहाँ रहता था, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती थी या कटती हुई मालूम पड़ती थी वहाँ उसे प्रतिबिंब कहते थे। ऐसा ही कुछ था ना। तो कटती है या कटती हुई, दर्पण के पीछे कटती हुई मालूम पड़ती थी, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के सामने और उल्टा बनता है। इसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, नहीं गड़बड़ हो गया, अरे स्पेशल वो नौकर रख। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के सामने और उल्टा बनता है। इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। अरे भनन नहीं कर, जो भी बोले तनी जोर से बोलो। भन करेगा तो हमको डर लग जाता है कहीं जादू से गायब नहीं कर दूँगा, दिक्कत है ना। तुम डाइन बन मेरा हैं तो भन बनाए कुछ रे। ओह अच्छा, सीरियस नहीं थे इसलिए तो डाइन नहीं बनिए। काल्पनिक प्रतिबिंब दूसरा नंबर पे है। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कटती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहानी समाप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसको आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन था कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। तो इसका उत्तर एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक कटान को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो दर्पण के सामने कट रहा था। काल्पनिक कटान को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा है, हम यहाँ पे 4 अंतर आप लोगों को लिख दें और अपने मर्जी सापेक्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अंतर वाला, तो 2 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। अभी बहुत सारा बाकी है पढ़ना। फिर है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर बनाने में। सोलर कुकर जो धूप से जिसमें खाना बन जाता है ना। डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला
इत्यादि को देखने में। अब कहेंगे डॉक्टर देखते होंगे जो नाक कान गला स्पेशल ये सब चीज़ का डॉक्टर होता है, वो मथवा में वो लगा कर ऐसे बेल्ट लगाएगा, माथा में टॉर्च टाइप का रहता है, पता है ना, उसको उसी से देखता है। तो वो अवतल दर्पण वहाँ लगा हुआ होता है। और सर्च लाइट एवं मोटर कार के हेडलाइट के निर्माण में, अब सर्च लाइट क्या है? सर्च लाइट पता है आपको क्या है? सर्च लाइट जानते हैं? टॉर्च को बोलते हैं सर्च लाइट। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया जाए कभी कभी डायरेक्ट लाइन कट जाता है और किसी वस्तु को हमको खोजना है, तो कैसे खोजते हैं? टॉर्च जला करके। तो खोजने का मतलब होता है सर्च। खोजना को इंग्लिश में बोला जाता है सर्च। सर्च मीन्स खोजना, तो उसी को टॉर्च को ही सर्च लाइट बोला जाता है। एवं मोटर कार के हेडलाइट के निर्माण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समुद्री नमक प्राप्त करने में, परावर्तक दूरबीन बनाने में, हजामती दर्पण के निर्माण में, तो इतना सारा उपयोग है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत है, आप याद कर लीजिएगा। आ सकता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें, है ना। अवतल दर्पण के उपयोग को क्या करें लिखिए। आवाज़ टान लेता है उसका पंखा का बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि ज़्यादा हाँ करता है पंखा। तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। और ये अवतल दर्पण का उपयोग है, ये इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, है ना, कि अभी चालू है रे, बीच रखता है, हम नहीं करना रे। तन मैसेज आई क्या करेगी चल, है ना। क्या? हाँ उधर सुनाई पड़ रहा है, आप लोग को सुनाई पड़ रहा होगा हम जो बोल रहे हैं। वो डांस जैसा करते ऐसे ऐसे लो ले, डांस जैसा नहीं करो, है ना जी। अच्छा कर रही थी ना अभी, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। बाकी तो आप डायना जैसा करे लड़का बोकवा आगे तक डिगल हो ना और टूट जाएगा। कहीं का अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है हजामती मतलब नाई, जो बाल बनाता है, व्यक्ति के चेहरा को ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखता है। तो चेहरा का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा, बड़ा और स्पष्ट बनता है। काल्पनिक दर्पण में बनता है। पीछे बताए थे कि अवतल दर्पण रहेगा ऐसे, तो यहाँ F, यहाँ P, तो जब यहाँ वस्तु आ जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ पीछे बड़ा बनता है, बताए थे ना। तो मुख फोकस और ध्रुव के बीच व्यक्ति के चेहरा को रखता है। कुर्सी पे बैठा देगा, आप कुर्सियाँ आगे पीछे करके देखेगा, मुख फोकस के अंदर आ जाएगा, आपका शक्ल उसमें बड़ा दिखे लगेगा, फिक्स हो गया। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा, बड़ा, स्पष्ट बनता है। तो हजामती मतलब नाई को हजामत करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटा में, बटा मतलब अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। मतलब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करते हैं, यानी m बराबर h2 बटा h1। ये हो गया हमारा आवर्धन, m बराबर h2 बटा h1 आवर्धन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक मतलब वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम कुछ में नहीं होता है वो आवर्धन। जैसे 5 रुपया, 5 है तो इसमें कोई मात्रक नहीं है। अगर रुपया लगा देंगे तो रुपया हो गया यूनिट इसका मात्रक।
अगर हम किलोमीटर लगा देंगे तो किलोमीटर, लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, वो सिंगल होता है। सिंगल मतलब वो अकेले, उसमें कोई मात्रक नहीं, 5, 6, 7 यही आएगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नहीं रहेगा। समझ में आ गया बात? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। समझ में आ गया होगा बात? नहीं। अब आगे के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण में साबित करें दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण में दर्पण का सूत्र ज्ञात करें या साबित करें। 1/v + 1/u = 1/f। इसको अगले वीडियो में रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने वीडियो को छोटा कर दिया, लिख करके पहले से रखा है, आप लोगों को सिर्फ हम समझा दिया है ना। तो अब इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, बात इतना ही तक है। बाकी अगले क्लास में फिर समझाएंगे, मैथ फिर आ जाएगा। अवतल दर्पण में साबित करें दर्पण सूत्र को, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को ज्ञात करें, फिर अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें, फिर उत्तल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें। अब जितना भी आगे चल करके मैथ ही चलेगा। अब लगभग ये चैप्टर जो है समाप्ति के कगार पे है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। कुछ कुछ इसमें नंबरिकल बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे। बाकी तब तक के लिए इसको मन से आप पढ़िए, देखिए। बाकी आप लोग डाइन जैसा नहीं कीजिएगा, मन से पढ़िए, ठीक है? रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, पहले नोट कर लीजिए इसको। हाँ।